ठीक है, और उसके बाद उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अगर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूं कि हम क्या करने वाले सबसे पहले आज की क्लास में, तो उसके लिए आप बुक में पेज नंबर 185 ओपन करना। पेज नंबर 185, उसमें जो ब्लू कलर की टेबल दिख रही है, टेबल 8.1, हम इस टेबल को सीखेंगे कि ये टेबल कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, और उसकी वैल्यूज कैसे हमको याद रखनी, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। तो सबसे पहले ये टेबल फॉर्मेशन हम सीखेंगे। टेबल फॉर्मेशन के पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग आंसर करना। आपको रेसिप्रोकल पेयर्स पता है ना, कौन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल पेयर्स, जैसे कि साइन थीटा, अगर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इसका रेसिप्रोकल पेयर कौन सा है? नहीं, कोसेक इसका रेसिप्रोकल पेयर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ये कोसेक है। तो साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये चीजें अगर आपने नोटबुक में नहीं लिखी है तो पहले ये लिख लेना, वो टेबल फॉर्मेशन के पहले ये प्री रिक्विजिट है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है? सेक। हाँ, तो 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि कॉस और सेक रेसिप्रोकल पेयर है। सिमिलरली टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल पेयर क्या होता है? कॉट। टेन थीटा को हम 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट उसका रेसिप्रोकल पेयर है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हम यहां पर देखेंगे, वो ये है कि आपको पता है कि साइन थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? कौन सी साइड का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? पी अपॉन एच। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, साइन को कॉस से डिवाइड कर दे, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बनेगा। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, क्या यही बनेगा? ठीक है, अब देखो भाई, ये एच और ये एच कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी किसका रेशियो होता है? ये रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री होता है? टेन। तो यहां पर हमने एक और चीज डिफाइन कर दी कि टेन थीटा कैसे मिल सकता है? साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो से भी मिल सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी लिख लो। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ सबको? तो एब्सेंट था ना पिछले क्लास में? ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है, क्लियर? ओके, सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, आगे भी यूजफुल होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आज की क्लास के मेन ऑब्जेक्टिव पे, टेबल फॉर्मेशन। तो हेडिंग डालना, हेडिंग डालना, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स मतलब जो एंगल्स हम यहाँ पर बताएंगे उन एंगल्स पे वैल्यूज देखनी। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे सबसे पहले हम इस तरह से, ये हो गया, इस फॉर्म में हम इस तरह से टेबल बना लेंगे। ठीक है, हम्म, इसके बाद देखो यहां पर ना, यहां पर थीटा की वैल्यूज लिखेंगे, थीटा की वैल्यूज, और यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो थीटा की वैल्यूज यहां पर हम लिखेंगे वो होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो वही पुराने वाले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बाकी इसके रेसिप्रोकल्स। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और यहां पर आएगा सेक थीटा, और यहां पर आएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना लिया सबने। चलो अब इधर सामने ध्यान देना। अब आपको ना सिर्फ साइन थीटा, जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, बाकी सब हम उससे निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 1 होंगी इस रेंज के लिए। इस रेंज के लिए मतलब एंगल्स की इन वैल्यूज के लिए 0 से 90 डिग्री। एंगल्स सिर्फ 0 से 90 नहीं होते हैं, वो उससे ज्यादा भी होते हैं, 180 भी होते हैं, 360, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी 0 से 90 डिग्री के एंगल्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 90 डिग्री पे आएगी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इससे हमको ये पता चल गया साइन थीटा 0 से लेके 1 है। इससे एक और चीज पता चल जाती है कि साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा भी बढ़ रहा है। ठीक है, रिमेनिंग 3 वैल्यूज बस हमको याद रखनी पड़ेंगी। 0, फिर ये होगा नेक्स्ट वैल्यू 1/2, नेक्स्ट वैल्यू होगी 1/√2, नेक्स्ट वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, 1/2 इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 होता है। 1/√2 अगर इसको पॉइंट में निकालोगे तो 0.707 आता है। √3/2 अगर इसको पॉइंट में निकालोगे तो 0.8 के आसपास आता है। तो 0, 0.5, 0.7, 0.8 और 1 ऐसा वैल्यू आ रहा है। ठीक है, हालांकि पॉइंट वाली वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, ऐसे याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा। अब आते हैं कोसाइन, सॉरी हाँ कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस। तो मैंने कॉस का बताया था, को का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसकी वैल्यू 90 पे जो होगी इसकी वैल्यू कहां पर आएगी, 0 पे। तो इसकी वैल्यू 90 पे 1 थी, तो इसकी वैल्यू 0 पे 1 आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले वैल्यूज जो हैं वो सेम होंगे। तो 60 पे जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 30 पे। मतलब ये क्या आ जाएगा, √3/2। ये क्या हो जाएगा, 1/√2। ये क्या हो जाएगा, 1/2। और ये क्या हो जाएगा, 0। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो साइन थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ओके, फिर आते हैं टेन थीटा पे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डिराइव भी किया था हमने, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर वही काम करते हैं, 0/1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 क्या हो जाएगा, ये 0। 0 एनी नंबर इज 0, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए हमको किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो क्या होगा यहाँ पर, 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1/√3। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1। दिस अपॉन दिस पूरा कट जाएगा सेम नंबर से, तो यहां पर 1 आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ, √3। सबको क्लियर? नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, हाँ यहां पर एक चीज ध्यान देना है सबको, 0/any number is 0, but any number upon 0 is not defined, or we can say infinite.
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये वाला जो नंबर है 1/0 है, तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा या नॉट डिफाइन आएगा। क्लियर ये? तो यहां पर हमने ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म कर लिए। अब तीन उनके रेसिप्रोकल्स बच गए हैं। ठीक है, अब रेसिप्रोकल्स कैसे बनेंगे, तो कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। तो जैसे 0 को हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आपके साथ इसको डिस्कस करता हूं। हाँ, तो सबसे पहला नंबर है 0। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, और 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। समझ में आया? तो इसलिए ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। किसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, साइन का कर रहे हैं, याद रखना। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2। शौर्य समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2। नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, नेक्स्ट का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। 1/1 दैट इज 1। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा बच गया, सेक। सेक, सेक किसका हाँ बोलो भाई, साइन का ना रेसिप्रोकल कर दे। जैसे 0 है ना, तो उसको 1/0 बना दे, तो इनफाइनाइट हो गया। 1/2 को उल्टा कर दे, 2/1। 1/√2 को उल्टा कर दे, √2/1। समझ गया कि नहीं? तो जो भी नंबर्स है ना, उसको रेसिप्रोकल करना है, दैट्स इट, कोसेक मिल जाएगा। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट बताओ, 2/√3। नेक्स्ट बताओ, √2। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, हाँ बताओ नेक्स्ट, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट। समझ में आया कि, समझ में आया कि नहीं? है 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। दूसरा एक और तरीका समझो, सेक और कोसेक, ये इसमें भी ना कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 इधर आ गया, ये 2/√3 इधर आ गया, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो अगर आपको कोसेक से सेक बनाना है, आप उसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ये दूसरा भी तरीका है। क्लियर हुआ ये चीज? अब बच गया कौन सा, कॉट। कॉट को फॉर्म करने के तीन तरीके, तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तीनों में समझा देता हूं। पहला तो ये कॉट थीटा जो होता है वो 1/10 होता है, वो 10 का रेसिप्रोकल पेयर होता है। दूसरा कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। और तीसरा, कॉट का अगर फुल फॉर्म समझोगे तो वो क्या है, कोटेंजेंट, मतलब टेंजेंट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये तीनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले कॉट का कोटेंजेंट है, तो उस तरीके से समझाता हूं। ये जो 10 वाला पार्ट है ना, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, आपको कॉट मिल जाएगा। तो ये क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, इनफाइनाइट। फिर क्या आएगा, √3। फिर क्या आ जाएगा, 1। फिर क्या आएगा, 1/√3। फिर क्या आ जाएगा, 0। तो अभी मैंने इस वाले तरीके से कॉट बताया। ठीक है, दूसरा कौन सा तरीका है, 10 का रेसिप्रोकल कर दो तो भी आपको कॉट मिलेगा। तो देखो 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। समझ गए कि नहीं ये चीज? और थर्ड कौन सा है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस को साइन से डिवाइड कर दो, 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। दिस अपॉन दिस क्या होगा, √3, एंड सो ऑन, उससे भी निकाल सकते हो। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये टेबल फॉर्म करना समझ में आ गया। अब ये वैल्यूज ना आपको याद रहनी चाहिए, स्पेशली स्टार्टिंग की 3 वाली। ठीक है, और वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रख पाना। साइन अगर याद है तो कॉस याद रह जाएगा आप लोगों को, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। और 10 तो बहुत आसान है, वो 0 से इनफाइनाइट जाता है, बीच में 1/√3, 1 और √3 होता है। 1 एक उसका सेंटर होता है, इधर 0 और इधर पे राइट साइड पे इनफाइनाइट, बीच में 1/√3 और √3। क्लियर ये चीज? टेबल से भी कई सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू के, जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। आपके पैटर्न में भी है ना 20 क्वेश्चंस 1 मार्क वाला एमसीक्यू, ऐसा है ना?
ट्वेल्थ में का तो दिया है, मैंने पढ़ा अच्छे से, टेंथ का मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा है शायद, क्योंकि प्री कोविड पे वैसा ही हुआ करता था, जिसमें 80 मार्क्स का जो फाइनल पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस वो 1 मार्क वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही बनेंगे कि टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, एज थीटा इंक्रीजेस तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 तक जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 जाती है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आगे आएंगे आपके एनसीईआरटी में भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई सबको। अब हम आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज ओपन करना 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। थीटा मतलब कोई भी एंगल है, जैसे कि हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जिससे हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे पहुंच जाते हैं, जो शायद मैंने बताया नहीं। देखो यहां पर समझो, यहां पर थीटा का मतलब क्या है, यहां पर थीटा की वैल्यू 0, तो एक्चुअली ये 0 मतलब क्या बता रहा है, साइन 0। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं पूछता हूँ साइन 0 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 0। अगर मैं पूछता हूँ साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो थीटा की वैल्यू इनमें से कोई भी एक होगी, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू, जैसे अगर मैंने पूछा कि कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो क्या हो गई, कोसेक 45 डिग्री, टेबल देख के बताओ, √2। कोसेक और 45 मतलब क्या है, √2। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, और इसका फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट है। क्वेश्चन में सिंपली आपको इवैल्यूएट करना है जो भी सारी चीजें वहां पर गिवन है, और इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सेक नहीं साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सिंपली टेबल देखना है, सामने रखना है टेबल, और एक एक करके वैल्यू पुट करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू टेबल से देख के बताओ क्या है, √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू आपको बिना टेबल देख के पता होनी चाहिए, वो भी √3/2, क्योंकि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये जो 60 में आएगा वो ये 30 में आएगा, तो इसलिए ये कितना होगा, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, मल्टीप्लीकेशन होगा √3 क्या बन जाएगा, 3 अपॉन में 2 2 4, सेकेंड जो पार्ट है 1 × 1 1/4, एलसीएम आएगा 4, न्यूमरेटर हो जाएगा 3 + 1, सो 4/4, 4 कटेगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। दैट्स इट, बन गया। समझ में आ गया? अब इसमें गलती कहां होगी आप लोगों से पता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में, और कहीं नहीं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू पुट करना है, उसमें तो कोई गलती होनी नहीं है, टेबल सामने है आप लोगों के। तो चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शौर्य बना रहा है कि नहीं? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है, 2 10² 45 प्लस, एक बार चेक करना सही लिखा ना मैंने क्वेश्चन। हाँ, सो कुछ नहीं, इसमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, तो 2 10 45 की वैल्यू 1। याद रखो, याद रखते जाओ, 10 45 वो बीच वाला एंगल है, 10 की बीच वाली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, प्लस प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। देखो जहां जहां पर स्क्वायर लगा हुआ है वहां पर मैं वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायर लिख दे रहा हूं। ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू सेम √3/2, और यहां पर भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग गया। ठीक है, अब
यहां पर इन दोनों की स्क्वायरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है स्क्वायरिंग के बाद सेम नंबर मिलेंगे अपोजिट साइन वाले, तो दोनों कट जाएंगे। आप यहीं पर काट दो दोनों को, ठीक है। अगर स्क्वायरिंग करते तो 3/4 आता। तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 into 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है कैलकुलेशन तो पूछो, जिनको समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अंकित समझ में आ रहा है क्या कुछ? हम्म। शौर्य बना रहा है कि नहीं क्वेश्चन? सब बना रहा हूँ। ओके। हम्म। सो वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया होगा। cos 45 कितना होता है? 1/√2 होल अपॉन 2/√3। ठीक है, 2/√3 प्लस 2/1। एलसीएम ले लेते तो एलसीएम क्या आ जाएगा? √3। यहां पर ये क्या हो जाएगा बताओ? एलसीएम √3 है तो 1 into 2 होगा तो 2 बनेगा, प्लस ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2√3। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/√2 एज इट इज। ये डिवीजन जो है मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये √3 ऊपर चले जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 2 प्लस 2 √3, यही बनेगा। हाँ, नहीं, नहीं होगा, क्योंकि ये 2 √3 और ये 2 ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज काफी लोगों को डाउट होगी, एकदम क्लियर रखना। क्योंकि अगर 2 + x है, 2 + 2x है, तो उसको हम 4x नहीं लिख सकते। समझ में? अगर 2x + 2x होता तो हम उसको 4x लिख सकते। बस उसी तरह का रूल इस टाइप के इरेशनल नंबर्स में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में 1 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो √3 बनेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? नहीं कट सकता, क्योंकि पूरे से √3 अगर कॉमन में रहता तो वो कट सकता था। ठीक है, एकदम अच्छी चीज है। आप लोग ये जो भी ऐसे सोच दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं ना, पूछ लो, सो दैट मुझे पता चले कि कहां पर प्रॉब्लम है और उसको हम रेक्टिफाई कर सके। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों नहीं कट सकते। अगर √3 पूरे में से कॉमन होता तो कट सकता था। अब ये √2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो √2 × 2 क्या बनेगा? 2 √2 बनेगा, 2 √2। और उसके बाद ये √2 और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में प्लस है 2। और ये देखो, अब इरेशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 2। और रूट के अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 6। तो 2 √6 ये आएगा। क्लियर ये चीज? आप आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हो या फिर रैशनलाइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को, बट वो नहीं भी करोगे तो चलेगा। एक बार देखो बुक में आंसर कहां पर छोड़ा है। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट।
किया है रैशनलाइज, ठीक है, हम लोग भी कर लेते हैं, फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रैशनलाइज अगर करना है तो कैसे करेंगे वो चीज भी एकदम अच्छे से समझ लो, ध्यान से समझना सारे बच्चे। देखो, यहां पर रैशनलाइज करने के लिए ये 9th का पार्ट हुआ करता था, लेकिन ठीक से पढ़े नहीं क्योंकि इस समय तो प्योरली ऑनलाइन चल रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ। सबसे पहले डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर से अगर 2 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, √2 प्लस √6, ठीक है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर को देख के हम रैशनलाइजिंग फैक्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं तुरंत नहीं करता, मैं एक काम करता हूं, इसको रीअरेंज कर देता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि ये √6 बड़ा नंबर है ना, वो पहले आए और छोटा नंबर बाद में। रीजन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर अभी डिसाइड करने की बजाय पहले मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को और रीअरेंज कर रहा हूं। √6 को पहले लिख रहा हूं और प्लस √2 को बाद में लिख रहा हूं। क्लियर हुआ ये चीज। अब जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वही टर्म्स रैशनलाइजिंग फैक्टर बनती हैं, बस उसके बीच का साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा, √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2। क्लियर हुआ ये चीज, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर बन गया। अब रैशनलाइजिंग फैक्टर, हाँ कटेगा नहीं, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो √3 पहले √6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, √18 बनेगा। फिर उसके बाद बीच में माइनस है तो हम माइनस लिख देते हैं। √3 और √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये जो 2 है उस 2 को पहले ही हम अलग लिख देते हैं, और उसके बाद ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म्स में एक आइडेंटिटी लगेगी, वो है a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² - b²। यहां पर a की वैल्यू क्या है, √6, b की वैल्यू क्या है, √2। तो a² मतलब क्या आएगा, √6 का स्क्वायर, यस, माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में ये जो √18 है उसको एज इट इज रहने देते हैं, या फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, 6 3 2 2, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, छोड़ दो। माइनस √6 डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज। अब √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यहां पर क्या बच जाएगा, √18 माइनस √6 अपॉन 6 माइनस 2 होता है 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो ये अपॉन में 8 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या यही है या और भी कुछ सिंप्लीफाई किया है, किसी ने फोल्ड करके नहीं रखा था क्या, फोल्ड करके रख लिया करो। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 18, अच्छा √18 को सिंप्लीफाई किया। √18 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √18 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, और वी कैन से 3√2। ये देखो ये चीज समझ में आ गई ना। √18 को 3√2 कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं यहां मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहां पर आप √18 को 3√2 लिख सकते हो, माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, यहीं पर छोड़ा है आंसर। ठीक है, सबको क्लियर। अब अगर कहीं भी कुछ भी डाउट तो पूछ लो, ये फंडामेंटल एकदम बेसिक है। ये तो बस वैल्यू पुट करने में तो कोई डाउट नहीं होगा, ये रैशनलाइजेशन में ही आपको डाउट हो सकता है। अंकित समझ में आया, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। और तू नेक्स्ट क्लास से यहाँ सामने आके बैठना, ठीक है, मैं देख लूं तेरी कॉपी में क्या लिख रहा है। और सेपरेट कॉपी नहीं बनाया क्या अभी तक, नेक्स्ट क्लास में आएगा ना तो एक नई फ्रेश कॉपी बनाना जिसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से होना चाहिए, जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। और अगर वो नोट नहीं किया तो रिकॉर्डिंग से देख देख के पूरा नोट करके रेडी करके लाना, ठीक है। हाँ बोल। इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाले में देख, ये जो है ना इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर।
तो ये भी इरैशनल है, उसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज करने का ना क्लास 9 में हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, एक रूल होता था। क्या होता था, जो भी टर्म है ना, अरे ठीक है छोड़ दे, नहीं भी पढ़ा तो इधर सुन ले, मैं बता देता हूँ। जो भी नंबर है ना, उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं नीचे और ऊपर दोनों तरफ, बस एक चीज बदल देते हैं, जो भी साइन है बीच में उसको पलट देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देते, नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव बना देते। अब ऐसा करने से क्या होता है, नीचे में एक आइडेंटिटी लग जाती है, A+B A-B, ठीक है, और उस आइडेंटिटी के कारण हम A² - B² लिख सकते हैं, और स्क्वायरिंग करने के कारण रूट हट जाता है, और रूट हटता है तो वो रैशनल बन जाता है। इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यूजुअली डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। और उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये है, क्योंकि एक फ्रेश पेज में बताता हूँ, ये हो गया ना क्लियर सबका? देखो उसका कारण क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो यूजुअली हम लोगों को याद होती है 1.73, है ना, ये होती है √3 की वैल्यू। लेकिन अगर मैं बोलूं 1/√3 की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको 1/1.732 इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 को 1.732 से डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो उससे अच्छा हम क्या कर दें, इसको रैशनलाइज कर दें, और रैशनलाइज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर बन जाएगा √3 और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 3। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 डिवाइडेड बाय 3। अब ये ज्यादा आसान है डिवाइड करना 3 से, समझ में? इसलिए डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है। लेकिन क्लास 12th में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 divided by sec 30 plus cos 60 plus cot 45। ठीक है, करेक्ट लिखा है मैंने, क्वेश्चन चेक कर लो। सो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते चलते हैं। sin 30 की वैल्यू, हाँ अब देखो यहां पर ना थोड़ा सोच समझ के बनाना, अपॉन ऐसा बड़ा सा बनाना, ऊपर में अच्छा स्पेस नीचे में अच्छा, समझ गए ना क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी फ्रैक्शन रेशियोज में होती है। तो 1/2, ये 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू 1/1 माइनस 2/√3, करेक्ट है, 2/√3 कोसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल, हाँ ठीक है करेक्ट है, डिवाइडेड बाय सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 या 1/1, ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, हाँ दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट का हम एलसीएम लेंगे अब हम, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज भी समझ लो, कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, 2√3 आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम आया है 2√3, तो ये 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा, समझ गए ना, जो उसके डिनोमिनेटर में नहीं है वो टर्म। या एक्चुअल में रूल तो ये, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3। √3 1 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर √3 आ जाएगा, प्लस ये 1 से डिवाइड होगा तो पूरा का पूरा 2√3 बच गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा, बीच में माइनस है इसलिए माइनस। अब इस पूरे को डिवाइड करेंगे √3 से तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। क्या ये समझ में आया सबको? ये पूरा एक्सप्रेशन यहां तक क्लियर। वही काम अब हम डिनोमिनेटर में करेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा 2√3, ठीक है। ये डिनोमिनेटर ध्यान में रखना, ये डिनोमिनेटर है ना, हाँ 2√3, हाँ यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, नहीं
4 आएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, प्लस है, √3 आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 2√3। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? अब उसके बाद देखो, ये दोनों टर्म्स को मैं डायरेक्टली कट कर देता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रेसिप्रोकल होके कट होगा, पहले ही कट कर दिया। अब न्यूमरेटर वाले पार्ट को ध्यान देते हैं। न्यूमरेटर में यहां पर कौन कौन सी टर्म्स ऐड होगी? अब आप लोग बताओ कौन कौन सी टर्म्स ऐड हो सकती है न्यूमरेटर में? फिर वही गलती कर रहा है। हाँ हाँ, देखो इधर ध्यान देना, यहां पर ये √3 और 2√3 ये दोनों ऐड हो सकते हैं। ये √3 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो 1√3 2√3 ऐड हो गए, क्या बन जाएगा, 3√3 बन जाएगा। समझ में? जैसे कि x प्लस 2x दोनों का एडिशन कितना होता है, 3x। वैसे ही √3 प्लस 2√3 दोनों का एडिशन क्या होगा, 3√3। क्लियर हुआ? ठीक है। सो यहां पर इसको डिलीट कर रहा हूं। यहां पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में 3√3, और ये जो -4 है वो वैसा ही रहेगा, वो किसी के साथ ऐड वैड नहीं होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, हाँ, डिनोमिनेटर में ये √3 और 2√3 ये दोनों ऐड होंगे, दोनों का एडिशन क्या बनेगा, 3√3 बनेगा। हम लिख देते हैं 3√3, और फिर उसके बाद ये +4 बचा है, तो यहां पर क्या आएगा, +4 आएगा। ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि साइन अपोजिट है। समझ में आ गई ये चीज? क्लियर सबको? अब डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर समझ रहे हो ना, नीचे वाला पार्ट, वो रैशनल है कि इरैशनल है? वो इरैशनल है। अब उसको हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर सेलेक्ट करेंगे। क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर? जो ये है वो पूरा का पूरा, बस बीच में साइन चेंज हो जाएगा। तो 3√3 -4, 3√3 -4 ये हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है अनीश? हम्म। अब न्यूमरेटर को तो बाद में डिस्कस करते, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग रही, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसको हम लिखेंगे a² - b²। a क्या है यहां पर, 3√3, तो हम लिखेंगे 3√3 इसका होल स्क्वायर -b²। तो b क्या है यहां पर, 4, तो माइनस यहां पर आएगा 4 का स्क्वायर। सबको ये चीज क्लियर? न्यूमरेटर अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसको वैसे ही छोड़ रहा हूं, पहले डिनोमिनेटर समझ लो पूरा, फिर उसके बाद फिर से न्यूमरेटर को खाली छोड़ दिया है ना। डिनोमिनेटर पे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर 3 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो 9 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 27। तो यहां क्या आएगा, 27। समझ में आया कैसे 27 आया ये? और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो -16 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? और अगले स्टेप में अगर हम एक स्टेप और बढ़ा दें इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का डिफरेंस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11। तो हमने डिनोमिनेटर पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम आते हैं न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर पे ध्यान देना, न्यूमरेटर पे एक्चुअली क्या होगा, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। कौन कौन से टर्म्स, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, फर्स्ट वाला इससे होगा, फिर फर्स्ट वाला इससे होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात सब, ठीक है? फर्स्ट वाला इससे, फिर इससे, ऐसा होगा। फिर सेकंड वाला टर्म दोनों से होगा, तो टोटल 4 नंबर्स बनेंगे। लेकिन यहां पर ये दोनों सेम टर्म्स है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा दिख रहा है ना? तो इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा मल्टीप्लीकेशन तब करेंगे जब डिफरेंट नंबर्स होंगे। यहाँ पर सेम नंबर और सेम साइन है, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी मतलब 3√3 -4 का होल स्क्वायर लिख दिया। समझ में आया ना ऐसा हमने क्यों किया है? बिकॉज दिस टर्म इनटू दिस टर्म सेम टर्म है, तो होल स्क्वायर कर दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2ab। -2ab को कई बार आप लोग बीच में भी रखते हो या लास्ट में रखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a² मतलब कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं इसलिए। -2ab, तो -2a और ये हो गया b।
ठीक है। अब 3√3 का होल स्क्वायर अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया था, कितना आया था 27। 4 का स्क्वायर अभी हमने डिस्कस किया था 16, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन 24√3। बाकी बच्चे भी ध्यान से सुनो, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 अलग रहेगा और बाकी जो √3 मतलब वो इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर अलग रहेगा। बाकी जो रैशनल पार्ट है जैसे कि 4, 3, 2 ये सब मल्टीप्लाई होंगे। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो क्या बन जाएगा ये -24 और √3 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? ओके। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में ध्यान देना, फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन में ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो सकते हैं, ये दोनों नंबर्स, और ये इनके साथ ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 43, तो ये बन जाएगा 43 -24√3 होल अपॉन 11। ये होगा आपका फाइनल आंसर। एक बार चेक करो बुक में आंसर, यही है। ठीक है, ठीक है, हो गया सबका, आगे बढ़ जाए। देखो यूजुअली क्या होता है ना, मैं इन इन चैप्टर्स में इतने डिटेल में, इन क्वेश्चंस में इतने डिटेल में नहीं बताता हूँ, इसके प्रीवियस बैचेस में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद सारा कैलकुलेशन रहता है, मैं छोड़ देता हूँ वैल्यू पुट कराने के बाद। लेकिन तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों का 9th में ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट ठीक से नहीं हुआ है। ठीक है, और जब मैं दोबारा रिपीट करूंगा जुलाई अगस्त में जब भी, तो मैं ये सारी चीजें इतने डिटेल में नहीं बताने वाला, तब फास्ट में चलेंगे हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर है, वैल्यूज है फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 4 sec स्क्वायर 30 -10 स्क्वायर 45 -10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो चलो वैल्यूज पुट करते हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन 60 नहीं साइन नहीं कॉस, क्वेश्चन सही लिखा ना मैंने, चेक कर लो एक बार। सबसे पहले cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, बाहर में 5 है तो ये लिख दिया 5, और यहां पर लिख दिया 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो यहां लिख दिया 2/√3, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहां पर लगा दिया स्क्वायर। -1045 की वैल्यू होती है 1 या 1/1, ये भी लिख सकते हो, स्क्वायर लगा दिया यहां पर। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यूज, तो साइन 30 की वैल्यू बोलते जाओ कितनी होती है साइन 30 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, वैल्यूज पुट कर दिया। वैल्यूज पुट करते समय अच्छे से करना है, मतलब ये ठीक से लिखा हुआ नीचे। हाँ, डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, हाँ उसको आप बाद में छोड़ सकते हैं। हम्म, तो नीचे के पार्ट को ही पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस ये 3/4 हो जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 1/4 3/4 कैसे आया। और फिर जब फर्दर हम इसको ऐड करेंगे, तो न्यूमरेटर को अभी नहीं कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को ही कर रहा हूँ, तो ये एलसीएम 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 1 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्दर ये हो जाएगा 4/4, ये 4 4 कट जाएगा, तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 1 बनने वाला है। न्यूमरेटर पे अब फोकस करते हैं, 5 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 5 × 1/4, तो ये क्या बन जाएगा 5/4 बन जाएगा, प्लस 4 4 16/3 बन जाएगा, माइनस 1/1।
ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? फिर एलसीएम लेंगे, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? 12 आ जाएगा। फिर 12 4 से कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में। तो वो 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा कितना बन जाएगा? 15 प्लस ये 12 3 से कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 16 से, 16 4 जा 64। आज ही टेबल में याद करा रहा था जो बच्चे जल्दी आए थे। हाँ, 1 से कितने बार में जाएगा? 12 12 टाइम्स में जाएगा। 12 इंटू 1 मतलब क्या हो जाएगा? ये 12। अच्छा, बीच में एक गलती की मैंने, क्या गलती किया? हाँ, यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, अब ये तो पूरा कट गया, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब सीधा सीधा हमारा ये वाला पार्ट बच गया। 15 प्लस 64, नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर देते। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 15 में 3, और 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 67। तो 67 अपॉन 12, खत्म। समझ में आया क्या? अनिकेत बता क्या डाउट है? बुक में आंसर सेम आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस। तो फर्स्ट है, एमसीक्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हमको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हम यूजुअली करते आ रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, 1 + tan² 30 डिग्री। तो भले ही ये एमसीक्यू के फॉर्म में है, लेकिन हमको सॉल्व जैसा अभी तक करते आ रहे थे वैसा ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले हम tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो ये 2 लिखा और यहां पर ये लिख दिया 1/√3। ठीक है, ये लिखने का भी तरीका कई लोग गलत करते हैं, तो उसके कारण समझ में नहीं आता। तो देखो ध्यान से समझो, 2 फिर उसके ब्रैकेट में लिखा है 1/√3। ठीक है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पर? 1/√3, और यहां पर लग जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, 1 को 1/1 लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर न्यूमरेटर में क्या होगा? 2/√3। ये भी ध्यान रखना, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, ये 2 ऊपर नीचे दोनों से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं, वो सिर्फ ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस ये 1/3 बन जाएगा। स्क्वायरिंग हुई है इसलिए रूट हट जाएगा और वो 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा? हाँ, न्यूमरेटर तो पूरा सिंप्लीफाइड है, 2/√3। डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 3, ये 3 1 सा 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस ये 1 इधर जाएगा तो +1 बन जाएगा। और इसके बाद अब न्यूमरेटर हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? फिर उसके बाद रेसिप्रोकल्स होगा, तो 2/√3 और यहाँ पर इंटू में हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया आपके पास? 3/2√3। क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आ गई? हम्म, तो क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या है? हाँ, हम रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, लेकिन मैं रैशनलाइज करने के पहले ही चेक कर लेता हूं, पहले तो एक बार। ठीक है, तो अगर पहले चेक करें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि नहीं है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, वो भी नहीं है। tan 60 की वैल्यू √3, वो भी नहीं है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो किसी भी ऑप्शन की वैल्यू से मैच नहीं कर रही है। तो हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। 3/2√3, डिनोमिनेटर अभी कौन सा नंबर है? डिनोमिनेटर अभी इररेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे। अब जब हम रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अनीश क्या होगा? हाँ,
हाँ, तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर सिंपली √3 होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर पहले तो कुछ और कर रहे थे, अभी कुछ और क्यों? ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि जब सिंगल टर्म होती है ना, तो सिंपली जो इरेशनल नंबर है वही रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता है। जब दो टर्म होती है ना, दो टर्म मतलब बीच में प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो वो टर्म्स अलग अलग है। तो दो टर्म्स होती है ना, तब हम वो प्लस माइनस देख के लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सिंगल टर्म है ना, तो जो नंबर है उसी को रैशनलाइजिंग फैक्टर ले लेते हैं। तो ये रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अब ये रैशनलाइजिंग फैक्टर्स बिल्कुल 2√3 से मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके फिर बाद में काट ही दोगे ना, तो क्या मतलब, इसलिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा यहाँ पर 3√3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, हाँ 2 इंटू ये 3 क्या हो जाएगा, 3√3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। समझ में आ गया ये चीज सबको? अब ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, √3/2। अब चेक करो √3/2 गिवन ऑप्शंस में किसकी वैल्यू होती है। साइन 60 की, कॉस 60 की, टेन 60 की, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहां पर हम इसको साइन 60 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सबको समझ में आ गया ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। हाँ, 1/2 नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तो हम यस, तो 1 - 10 45 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया। 1 + 10 45 की वैल्यू 1 होती, तो 1 लगा दिया, स्क्वायर। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, अपॉन 1 + 1। तो 1 - 1 0 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, क्वेश्चन 3 जो है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं एक फ्रेश क्लास में। वो क्वेश्चन 4 के साथ हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। ठीक है, इसी का फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट जो है उसमें आपको लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो 2 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। फर्दर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2/√3, 1/1 लिख देते हैं, -1/3 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर सबको? फिर उसके बाद 2/√3 एज इट इज, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा, 3 - 1। ठीक है, फर्दर 2/√3 एज इट इज अपॉन ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/√3 इंटू इंटू ये क्या बनेगा, 3/2। यहां से 2 और 2 कटेगा, तो क्या बनेगा, 3/√3। 3/√3 ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं होती। रैशनलाइज कर देंगे इसको,
रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3। तो √3 से मल्टीप्लाई, हाँ, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3√3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3, 3 और 3 कट गया तो क्या बच गया? √3 बच गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 1060। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या ये? अब इसके बाद जो क्वेश्चंस बच गए हैं इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोगों के लिए जो होमवर्क रहेगा वो है, एग्जाम्पल्स की जगह ना मैं कुछ इसमें से क्वेश्चंस दे देता हूं। कहाँ गई यार वाली बुक? मैं एक बार सर्च करके देता हूँ, ठीक है? मैं व्हाट्सअप कर दूंगा होमवर्क, ठीक है? तो होमवर्क व्हाट्सअप करता हूँ आज। ठीक है, थैंक यू।